नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। दौरे के पहले चरण में पीएम ब्रिटेन पहुंचेंगे। पीएम वहां अपने समकक्ष केर स्टार्मर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के साथ भी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचेंगे। पीएम वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। पीएम की ये यात्रा कैसे पारस्परिक संबंधों में मजबूती और कूटनीति के साथ साथ भारत की वैश्विक भूमिका को भी नई दिशा देगी, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। इस यात्रा पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पीएम ने अपने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी का जिक्र किया। पीएम ने उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जिनमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से उनकी वार्ता में दोनों देशों के पास आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने का अवसर होगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। मालदीव यात्रा को लेकर भी पीएम ने कहा कि व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के संयुक्त दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मोइज़िज़ो सहित शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की ये यूके की चौथी यात्रा होगी। पीएम का ये दौरा पहले से ही व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कैसे होगा, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई मायने में खास होने जा रही है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी ब्रिटेन यात्रा है। इससे पहले वे 2015, 2018, 2021 में ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। During the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, उसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में मदद तो मिलेगी ही, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बेहतर करने का मौका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, लंदन। तो पारस्परिक संबंधों के लिहाज से, आर्थिक दृष्टि से और उसके साथ ही कूटनीतिक दृष्टि से भी ये यात्रा काफ़ी अहम होने जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। जितेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। गुलशन जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये चौथी यात्रा है। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, जिस तरह से 2014 के बाद लगातार
संबंधों में बदलाव आया है, जो व्यापक साझेदारी है वो और बड़ी है, उसे देखते हुए कितनी अहम ये यात्रा हो जाती है? ये बिल्कुल बहुत ही अहम है कई मायनों में। एक तो ये है कि 2014 के बाद से, जैसे आपने कहा कि संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता आई है भारत और ब्रिटेन के बीच में, उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, भू राजनीति है पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर। दूसरा, जो ब्रेक्सिट का वहाँ पे जो माहौल था जिसमें यूरोपीय संघ से ब्रिटेन बाहर निकला, उसके बाद वो एक ग्लोबल ब्रिटेन की बात कर रहे थे, उसको था कि यूरोप से थोड़ा परे होके जो पूरे दुनिया की वो अपनी नई पहचान बनाएंगे, अपने नए वहाँ पे जो है संबंध बनाएंगे, खास तौर से सामरिक और आर्थिक संबंध है। तो जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ब्रिटेन था, उसकी जो प्राथमिकताएं थी वो भारत की आर्थिक और सामरिक जो प्राथमिकताएं हैं उनके साथ उसका मेल जोल हो गया। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री जब 2021 में उनकी जो वार्तालाप हुई थी वहाँ प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ, तो कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो पहले वाली पार्टनरशिप थी उसको और आगे बढ़ाया गया। और उसके बाद जो रोड मैप 2030 जो था उसमें पूरे पिछले अगले 10 साल का खाका तैयार किया गया। और उसी तरीके से 2022 से जब हमने जो बातचीत जो मुक्त व्यापार के ऊपर शुरू की, हालांकि उनसे पहले भी कर रहे थे हम जब वो ईयू के पार्ट थे, लेकिन नए सिरे से 3 साल के अंदर पूरी इस बातचीत को खत्म किया। और एक बहुत ही अभी का जो माहौल है जिसमें पूरी दुनिया में व्यापार के नाम पे उथल पुथल मची हुई है, खासतौर से जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरा टैरिफ वॉर जो टैरिफ सारे देशों के ऊपर लगाया है, तो उसके संबंध में जब भारत और ब्रिटेन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में मुक्त व्यापार की जो बातचीत करेंगी, वो सिर्फ भारत को ही हमारे द्विपक्षीय संबंधों को तो मजबूत करेंगी, उसके साथ साथ वो पूरी दुनिया में भी एक संदेश देती हैं कि जो किस तरीके से जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भारत और ब्रिटेन अभी भी मजबूत रखना चाहते हैं। और जो पूरा उथल पुथल है उस मची हुई है पूरे जो व्यापार जगत में, उसमें दोनों आगे बढ़ेंगे और उसमें दोनों को फायदा होगा। और खास तौर से और उसका असर सिर्फ व्यापार में ही नहीं, वो सामरिक दृष्टि से इंडो पैसिफिक में जो उनकी जो टिल्ट 2021 के बाद से वो असर्टिव चाइना जो पूरा उसका जो माहौल है, उसके अंदर भी भारत और ब्रिटेन की जो सामरिक साझेदारी वो भी आगे बढ़ेगी। और इस तरह से जो व्यापार जगत का दोनों देशों में जब इंडस्ट्री का आपस में मेल जोल होगा, तो हमारी जो पूरी एम्बिशन है हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज में, तो उसमें जो भारत का अपना मॉडर्नाइजेशन का, डिफेंस इंडस्ट्री का, डिफेंस एक्सपोर्ट की जो बात है, उसको भी इससे काफ़ी बल मिलेगा। तो इसका पूरा मुझे लगता है कि अब जैसे इस पूरी यात्रा का जो मुख्य बिंदु वो तो निश्चित तौर से जो व्यापार का जो समझौता होगा उसके ऊपर होगा, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बाकी सारे जो हमारे जो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर भी पड़ने वाले हैं। बिल्कुल। जितेंद्र त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने भी अपना जो वक्तव्य दिया यात्रा से पूर्व, उसमें व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर उन्होंने फोकस किया, ये कितना अहम हो जाता है? एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे प्लीज, जरा ऊंची आवाज में। प्रधानमंत्री ने अपने यात्रा से पूर्व वक्तव्य में जो जिक्र किया, व्यापक रणनीतिक साझेदारी का उन्होंने जिक्र किया, तमाम क्षेत्रों में कितना अहम हो जाता है और कौन से इस तरह के क्षेत्र हैं आपको लगता है कि उसमें ये साझेदारी आगे बढ़ेगी? जी देखिए, कई क्षेत्र हैं जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापक साझेदारी हो सकती है। देखिए, उसमें जैसे आपने देखा कि अभी जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे तो बात हो रही है, इसके साथ ही साथ देखिए टेक्निकल कोऑपरेशन एंड इनोवेशन, इस पर व्यापक साझेदारी हो सकती है। सुरक्षा मामलों पे, सुरक्षा और सुरक्षा उपकरण के मामले पे व्यापक साझेदारी हो सकती है। दोनों देश मिलकर के क्या क्या सुरक्षा उपकरण बना सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत उसको कहाँ उसके साथ लाया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज पे, वातावरण के परिवर्तन पर दोनों देशों की नीति, दोनों देशों की सोच एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि ब्रिटेन जो है वो G7 का मेंबर है और G7 के मेंबर से हमेशा ग्लोबल साउथ वाले ये कहते रहे हैं
कि आप वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके फंडिंग के लिए हमें और पैसे दीजिए। वो अभी नहीं हुआ है। हालांकि ब्रिटेन ने द्विपक्षीय रूप से भारत के साथ एक समझौता किया है जिसमें उसके लिए कुछ फंडिंग की बात है, लेकिन ये व्यापक रूप से एक समझौता किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि देखिए भारत ब्रिटेन की जो कंपनी थी जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई थी भारत के साथ मिल करके, वहाँ पर उसके बाद से भारत विश्व की फार्मेसी के रूप में उभरा है। तो एक ये क्षेत्र है जहाँ पर ये किया जा सकता है। शिक्षा के मामले में व्यक्तिगत लोगों से लोगों तक के डायरेक्ट कांटेक्ट के मामले में किया जा सकता है। इसके साथ ही देखिए जियोपॉलिटिकली, अंतर्राष्ट्रीय और रीजनल स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि शायद हम इसमें सफल हो जाएं कि भारत और ब्रिटेन का रुख इजराइल और गाजा के युद्ध में कुछ हद तक सिमिलर रहे। इसके साथ ये भी शायद हम सोच सकते हैं कि ब्रिटेन का रुख जो है अब सोवियत संघ के, ठीक है ब्रिटेन और फ्रांस कह रहे हैं कि सोवियत संघ कर रहा था, रूस के खिलाफ सैंक्शंस और लगाएंगे और यूक्रेन को इसके हथियारों की मदद देंगे, लेकिन इसका कोई सही नतीजा निकलता नजर नहीं है। तो मेरे ख्याल से शायद ये हम समझाने की कोशिश करें कि देखिए बजाय हथियारों की सप्लाई करके युद्ध को बढ़ावा दें, विश्व में और अशांत जगहों को बढ़ाने के, हम ये कोशिश करें कि दोनों पक्षों को समझाएं कि किस तरह से शांतिपूर्वक वार्तालाप हो। एक दो चीज़ें जो हमारे साथ और हैं वो जो हम कर सकते हैं सोलर एनर्जी, सोलर एसोसिएशन के लिए, वैकल्पिक ऊर्जा के लिए, उनके लिए क्या कहते हैं, इसके साथ ही आप क्लीन एनर्जी के लिए कर सकते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ दोनों देशों के बीच में एक सिनर्जी डेवलप की जा सकती है, जिससे हम दोनों देश एक दूसरे के साथ और कोऑपरेशन करें और सहयोग करें। बिल्कुल। गुलशन त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे गुलशन सचदेवा जी। और जिस तरह से अभी सर ने बात की है, त्रिपाठी सर ने बात की है दोनों देशों के बीच में सिनर्जी की मजबूत होने की और तमाम क्षेत्रों में, तो ये मजबूत होना क्यों ज़रूरी है? विशेष रूप से जब हम आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं उस पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है, और जिस तरह की वैश्विक व्यापारिक उथल पुथल की आप बात कर रहे थे, उसमें अगर ये जो समझौता है आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच में $57 बिलियन का है, तो ये बढ़ने में कितनी मदद मिलेगी और इसका कितना असर होगा? उसमें देखिए जो अब बहुत सी बातें हैं इसमें जी। एक तो ये है कि पूरी बात इसकी जो है कि जो एक तो व्यापार के अंदर इससे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो समझौता होने वाला है। दूसरी बात यह है कि भले ही हमारे इनफैक्ट ये तो बिल्कुल तय है कि भारत और ब्रिटेन के अंदर जो एक मुख्य तौर से हमने जो निकाल लिया है कि व्यापार और निवेश के साथ हम समझौता करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे की सारी जो बाकी जो हमारे विदेश नीति है, जैसे अम्बेसडर साहब बता रहे थे, वो चाहे वो यूक्रेन का मामला है, उसमें भारत और ब्रिटेन के जो परसेप्शंस है वो काफ़ी डिफरेंट है। और इसी तरीके से काफ़ी देर से हम जो बात कर रहे हैं सुरक्षा के मामले में, हमारी हालांकि उसमें काफ़ी बातचीत हुई है, उसमें हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी होती रही हैं, लेकिन उसमें और बहुत सा आगे बढ़ना है हमको, तभी उसके अंदर कोई ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट टेक्नोलॉजी, ज्वाइंट एक्सपोर्ट्स की हम बात कर सकते हैं। तो ये सब मामले जो है और सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो 2030 के रोड मैप पे हमने इसको पहले बना लिया था, और सब चीज़ें रिन्यूएबल से लेके, लेकिन जो लास्ट ईयर जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो था उसके अंदर जो समझौता हुआ था, उसमें जो ख़ास तौर से हमने जो क्षेत्र जिसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम है उसके अंदर, और हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ है, रेयर जो स्पेशल मिनरल्स वगैरह हैं,
तो जो नई टेक्नोलॉजीज, नई तकनीक जो सारी आ रही है, और जिस तरीके से भारत के अंदर यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर जो सारी जो रिसर्च हो रही है, जिसके अंदर जो आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से हमको पता है कि जो ब्रिटेन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा अनुसंधान वहाँ पे हो रहा है। तो उनका कैसे मेल मिलाप होगा, उसका ऑलरेडी समझौते सब हो चुके हैं। तो बातें जो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, वो एरियाज ऑलरेडी काफ़ी देर से आइडेंटिफाई, कई सालों से हम लगे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है जो मुक्त व्यापार का समझौता होने के बाद जिस तरीके से दोनों अर्थव्यवस्थाओं के अंदर मिलाप होने की संभावना है, क्योंकि उसका जो अभी तक जो खाका तैयार हमने देखा है, सिग्नेचर उसके ऊपर कल होंगे, कि लगभग 99% जो भारत की वस्तुएं हैं उनके ऊपर से जो वहाँ पे जो टैरिफ है वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से जो वहाँ की जो वस्तुएं हैं उसमें भी 60-70% जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर अभी खत्म हो जाएगा, बाकी चीज़ों में बाद में हो जाएगा। तो दोनों देशों को जो अर्थव्यवस्थाओं का जो आपस में मिलाप है, अभी हमको लगता है कि जो 60 बिलियन के करीब जो भारत का और ब्रिटेन का गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल ट्रेड है जी, और सभी लोग ये मान रहे हैं कि लगभग 5 साल में वो दुगना होने की संभावना है। और क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्थाएं जो है वो सर्विसेज के अंदर बहुत ही कंपेटिटिव हैं, और उसके अंदर अगर सर्विसेज के अंदर दोनों में और बढ़ावा होता है, और इन्वेस्टमेंट का जो अलग से हम नेगोशिएशन कर रहे हैं एग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ का भी काफ़ी निवेश यहाँ पे हुआ है 35 बिलियन के करीब, और भारत की कंपनीज का भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा निवेश हो रहा है, बहुत सी हज़ार से ज़्यादा भारत की कंपनीज हैं वो वहाँ पे निवेश किया हुआ है उन्होंने। तो जो ऑलरेडी जो अर्थव्यवस्थाओं का आपस के अंदर जो जुड़ाव है वो पहले से बढ़ेगा, और जितने हम टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन भारत की कंपनीज के देखते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ब्रिटेन की कंपनीज के साथ भारत की कंपनीज का बना हुआ है। तो वो सब जो उनका जो इनका जो आपस में मेल मिलाप जो कंपनीज का होगा, इंडस्ट्रीज का होगा, उसका जो बाकी सारी बातें हमने पहले कर रखी हैं। इस तरह से जो हमने पूरा जो इवन जो डेवलपमेंट सेक्टर है, पहले भारत वहाँ से वो विदेशी जो है वो एड लिया करता था कभी ब्रिटेन से, लेकिन अभी भारत और ब्रिटेन दोनों मिलके तीसरी दुनिया के देशों में, खासतौर से इंडो पैसिफिक में और अफ्रीका में, हम ज्वाइंटली ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के प्रोजेक्ट वहाँ पे कर रहे हैं, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें ऑलरेडी कई सालों से, क्योंकि जैसे हमने सामरिक साझेदारी की हुई है उसके अंदर से पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस है, उसके अंदर बहुत से डायलॉग्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो उनको कैसे जो प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद एक नया बल मिलेगा, एक नया उसको एक मोमेंटम मिलेगा, जिससे वो सारी चीज़ें जो हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं वो शायद उसको किसी पूरे नतीजे पे उसको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकेंगे, मुझे लगता है इसके बाद। बिल्कुल, ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपने नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं 2030 रोड मैप की, जो कि 4 मई 2021 को इस पर सहमति बनी थी, उसको देखते हुए तमाम क्षेत्र जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इसके अलावा वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह की हलचल है, उसमें एक व्यापक असर का, जिस सिनर्जी की आप लगातार बात भी कर रहे हैं, उसको देखते हुए उस दिशा में किस हद तक जो है अभी तक दोनों देश आगे बढ़ पाए हैं, और आगे भी उससे क्या उम्मीद जगती है? जी, मुझसे पूछा आपने? जी सर, आप ही से सवाल किया है।
सवाल ये था कि जो द्विपक्षीय संबंध है किस हद तक 2030 का जो रोड मैप जो बनाया गया था, उस रोड मैप को देखते हुए तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें कितना आगे बढ़े हैं और अब जो है उसके प्रति कितनी उम्मीद आगे जगती है? देखिए, कई क्षेत्रों में तो हम आगे बढ़े हैं। जैसे देखिए, ऐसा है कि अभी जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए तो ये समझौता हो रहा है। प्लस कई क्षेत्रों में, जैसे डिफेंस के क्षेत्र है, डिफेंस के क्षेत्र में म्यूचुअल कोलैबोरेशन या इन्वेस्टमेंट की बात चल रही, कुछ चीज़ें उम्मीद ये है कि हम यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत बनाने लगेंगे। इसके साथ ही साथ उम्मीद ये है कि जैसे ब्रिटेन में भारतीयों की शॉर्ट टर्म एंट्री जो है वो शायद और ज़्यादा रिलैक्स कर दी जाएगी, यानी कि जैसे योगा, म्यूज़िक, शेफ वगैरह के जॉब वाले जो लोग हैं वो शायद उनके लिए एंट्री आसान हो जाएगी ब्रिटेन में जाना और अपनी अपनी विधा को सिखाना। इसी तरह से जो वहाँ पर भारतीय एक्सपेट्रिएट रह रहे हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी से ये उम्मीद है कि 3 साल के लिए सोशल सिक्योरिटी से उनको छूट मिल जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मायने रखती हैं द्विपक्षीय व्यापार में, द्विपक्षीय संबंध में। और इसके साथ साथ देखिए, हमने भारत और यूके ने मिलकर ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड बनाया जो कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए है। भारत के साथ इन संबंधों में बढ़ोतरी भी आएगी जब देखिए डिजिटल हेल्थ, आयुर्वेद और अल्टरनेट मेडिसिन इन पर दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा सहयोग होने की उम्मीद है। न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे ऑलरेडी 2010 में एक समझौता हो चुका है, एक डिक्लेरेशन हो चुका है। न्यूक्लियर कोलैबोरेशन पे भी 2015 में एक डिक्लेरेशन हो चुका है। तो अब दोनों क्षेत्रों के बीच में संबंधों का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेरे विचार से तो ख़ास तौर से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ये देखते हुए कि ब्रिटेन के साथ हमारे औपनिवेशिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। और ब्रिटेन, ये बड़े ताल्लुक की बात है, मुझे तो ये लगता है कि बहुत ही उसकी बात है कि ब्रिटेन से ज़्यादा हमारा व्यापार जो है वो फ्रांस और जर्मनी से। इसको हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ हमारा व्यापार इतना ज़्यादा क्यों है, जबकि हमारा व्यापार ऐतिहासिक कारणों से ब्रिटेन के साथ ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ये हमें देखनी पड़ेंगी ताकि वो जो इम्पीडिमेंट्स हैं, जो रुकावटें हैं, रास्ते की बाधाएं हैं, वो दूर हों और 2030 तक हम उस रोड मैप को पूरी तरह से, उस ध्येय को पाने, लक्ष्य को पाने में सफल हो। बिल्कुल। गुलशन जी, आपसे भी इसी संदर्भ में एक सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम लक्ष्यों को देख रहे हैं और उसमें तमाम जो क्षेत्र हैं उनकी बात भी कर रहे हैं, उसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक बड़ा डायस्पोरा वहाँ पर है और अगर हम भारतीय कंपनियों की बात करते हैं, 65,000 से अधिक वहाँ पर प्रवासी भारतीयों की कंपनियाँ हैं। 48.2 बिलियन डॉलर का योगदान वो वहाँ पर देते हैं। तो ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है। इसे बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ आपको लगता है कि जो नया समझौता होने वाला है वो अपने आप में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा? ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के संबंधों में जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत का डायस्पोरा है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वहाँ पे 18-19 लाख के करीब भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं और लगभग 1,70,000 के करीब वहाँ पे स्टूडेंट वहाँ भारत से पढ़ते हैं। और हर साल अब क्योंकि बल्कि जो जब से अमेरिका में स्टूडेंट्स का जाना थोड़ा कम हुआ है, वहाँ की पॉलिसी बदली है, उसके बाद से और स्टूडेंट यूरोप और ब्रिटेन में खास तौर से फिर से जाना शुरू किए। और उनका जो रोल दोनों देशों को आपस में जोड़ने का बहुत पुराना रहा है और वो सिर्फ दोनों देशों को जोड़ते नहीं है, वहाँ की जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर भी उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। हमने देखा कि
ऋषि सुनाक जैसे वहाँ पे पहले प्रधानमंत्री भी बने भारतीय मूल के जो थे। तो इस तरह से भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, भारतीय डायस्पोरा है, वो वहाँ की अर्थव्यवस्था के अंदर 2%, 6-7% के करीब वहाँ की पूरी जनसंख्या का हिस्सा है। तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पूरे वहाँ के सिस्टम के अंदर भारतीय लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसका हमारा क्योंकि इतिहास है ब्रिटेन के साथ, तो उनको कैसे अब पिछले 10 सालों में खासतौर से हमने जो डायस्पोरा जैसे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनसे मिलते हैं, और पूरी एक पॉलिसी हमारी पिछले 10-15 साल में रही है कि किस तरीके से उनको भारत की जो उभरता हुआ भारत है, नया भारत है, बढ़ता हुआ भारत है, उसके अंदर उनका योगदान बढ़ाया जाए, और कैसे जो नीतियां हम उन देशों के साथ जोड़ें उनमें उन लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। जैसे अभी जो बात बता रहे थे एम्बेसडर साहब, जो सिर्फ समझौता होने जा रहा है कि 2021 में समझौता हुआ था पहले हमारा मोबिलिटी एग्रीमेंट का, उसके बाद जब ऋषि सुनाक वहाँ पे प्रधानमंत्री थे तो हमने समझौता किया, तो यंग प्रोफेशनल जो थे कुछ हज़ार लोग जा सकते हैं, 2 साल तक वहाँ रह सकते हैं। लेकिन अभी पॉलिटिकल माहौल यूरोप में, ब्रिटेन में उस तरह का नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी आंकड़े देखें, जब से ब्रेक्सिट होने के बाद उन्होंने नया सिस्टम जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम ब्रिटेन के अंदर बनाया है, उसके अंदर जितने उन्होंने इमिग्रेशन के जितने वीज़ाज इशू किए हैं, जितने लोगों को बुलाया है, उसकी 1/4 जनता भारतीयों की है। तो भले ही वहाँ पे पॉलिटिकल माहौल, जो राजनीतिक माहौल है वो बाहर के लोगों के खिलाफ है, लेकिन जो नीतियाँ ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के बाद उन्होंने नई लगाई हैं, नई चालू की है, जिसमें वो दूसरे यूरोप के देशों से छोड़ के दूसरे देशों में जुड़ना चाहते हैं, उसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है उनके लिए, सामरिक तौर से, आर्थिक तौर से और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के तौर से। तो यहाँ से बहुत लोगों को जाने का मौका मिला है। और अभी जैसे जो नया एग्रीमेंट है जिनकी ये बात कर रहे थे, उसमें जो सोशल सिक्योरिटी है, जो हमारी जो खासतौर से आईटी कंपनीज हैं, प्रोजेक्ट्स में थोड़े समय के लिए प्रोफेशनल्स को वहाँ भेज दिया प्रोजेक्ट बनाने के, उनको सोशल कंट्रीब्यूशन, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दोनों देशों में देना पड़ता था। यहाँ दे रहे थे, वहाँ भी देना पड़ता था। लेकिन अभी जो नया समझौता हुआ है या होने जा रहा है, उसमें उनको वहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब कंपनीज को वहाँ भेजना अपने जो कर्मचारियों को पहले से थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो और लोगों को जाने की उसको लगेगा कि वो कंपेटिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से जो सारे नए समझौते, नई नीतियाँ बन रही हैं, उसमें जो हमारा डायस्पोरा है वहाँ पे उनकी अपनी वहाँ की दिक्कतें हैं, आपस के वहाँ के जो भी पॉलिटिक्स है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पहले डायस्पोरा हमारा लेबर पार्टी के साथ होता था, जो भारतीय मूल के लोग थे। बाद में वो उनका अलग से वहाँ की पॉलिटिक्स है, दोनों तरफ काफ़ी हुआ है, और दोनों पार्टियों में, जैसे ऋषि सुनाक तो कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सिर्फ नेशनल लेवल पे भी नहीं, बाकी जगह पे भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इंडस्ट्री में हो, पॉलिटिक्स में हो, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण योगदान है इंडियन डायस्पोरा का, और भारत का भी अपने आप में काफ़ी महत्व जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस दौरे पर सबकी नज़र रहेगी, तमाम क्षेत्रों में, चाहे द्विपक्षीय संबंध हो, पारस्परिक संबंध हो, या फिर आपसी भागीदारी हो और उसमें वैश्विक असर हो। यही इसका जो है बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। बहुत शुक्रिया गुलशन जी आपका और जितेंद्र त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।